बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पाक स्टडीज़ क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फेस बाय आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो क्या क्या हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। Important problems that agriculture sector is facing in Pakistan are given below. Point number 1, lack of agricultural inputs. Pakistani farmers are a victim of backwardness. Their financial condition is poor. The person who provides food for others is not getting sufficient food for himself. Good quality seeds, chemical fertilizers, pesticides, tractors, thresher, harvester and modern methods of irrigation are नीड ऑफ फार्मर्स। जी, तो पाकिस्तानी फार्मर्स का सबसे पहले इशू जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो फार्मर्स के लिए है, और वो क्या है कि बैकवर्डनेस है, एडवांसमेंट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उनके पास, फार्मर्स के पास नहीं है। जैसे कि गुड क्वालिटी सीड्स है तो वो फार्मर्स को अवेलेबल नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो नहीं है, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मशीन्स अब आ गई, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है। तो ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये इस वक्त हमारे फार्मर्स को अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, और वो एग्रीकल्चर आउटपुट इनपुट्स में जो हमें चीज़ें हैं वो सही तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर सक रहे। तो हमें हमारे फार्मर्स को जो इरिगेशन के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को उस तरह सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो पाकिस्तान की 70% जो हमारे लेबर है वो इसके साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस कर रही है। हमारी कॉटन है, हमारे राइस हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, वो हम डिफरेंट मुल्कों में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद ये इश्यूज हमारे फार्मर्स को आ रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में, कि उनको गुड क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं मिल रहे, और जो मशीन्स हैं मॉडर्न मशीन्स वो उनको नहीं मिल रही। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कल्टीवेबल एरियाज। In Pakistan, there is no planning to bring lakhs of acre of land under cultivation due to lack of capital and inadequate irrigation facilities. Very little of cultivable land is in use. पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बड़े अमाउंट जो है पाकिस्तान की लैंड की वो कल्टिवेबल लैंड है, लेकिन उसको कल्टिवेबल लैंड के तौर पर यूज़ नहीं किया जा रहा। उसके जो भी इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो क्रॉप्स लगानी है या जो भी इश्यूज उस वक्त के उन ज़मीनों के हैं, गवर्नमेंट उनके लिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे बहुत बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा पूरे, आप पाकिस्तान ओवरऑल बात करें तो क्या है कि वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। कि अगर जो फर्टाइल लैंड है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, बंजर ज़मीन बन जाएगी, फर्टाइल लैंड। तो ये हमारा एक इशू हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आ रहा है कि कल्टीवेबल एरियाज जो है उनको हमारे यहाँ सही तौर पे यूज़ नहीं किया जा रहा, और बहुत बड़ी एक तादाद, फिगर जो है वो हमारे ज़मीन की वो ज़ाया हो रही है। पॉइंट नंबर 3, नेचुरल डिजास्टर्स। Natural disasters like floods, earthquake, storm and drought cause a problem for farmers. These cause severe damage to the crops. Natural disasters ये तो अल्लाह की तरफ से हैं कि तूफान आ गया, खुश्क सारी ड्रॉट्स आ गए, इसी तरह earthquake है, ज़लज़ला आ गया, ज़मीन जो है वो ख़राब होगी, फ्लड्स आ गए, फ्लड आते हैं हर साल ही हमारे यहाँ जो है वो समर्स में मानसून के अंदर जो है वो फ्लड आता है। और हमारे पंजाब और जो सिंध के जो अपर इंडस और लोअर इंडस का एरिया है, और जो कि ज़्यादातर बेस कर रहा है हमारे कल्टीवेबल लैंड पे, एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी फर्टाइल लैंड है, उसको वो हर साल डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, और ऐसे काम नहीं किए जा रहे जिससे फ्लड को एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सके। फिर ऊपर से होता है कि इंडिया का पानी, इंडिया ने हमारे पानी की जो है वो रोका हुआ है, रिवर्स का। जब पाकिस्तान में मानसून में ज़्यादा बारिशें होती हैं
तो अपने हमारे डैम्स, हमारे रिवर्स, उनमें पानी आ जाता है, और जब इंडिया में ज़्यादा होता है तो वो पानी को खोल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी ज़मीन वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और जो क्रॉप्स हैं, तैयार फसलें हैं, वो तबाह हो जाती हैं, और हर साल हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी अब ड्रॉट है, खुश्क साली, ये तो एक अल्लाह की तरफ से है कि खुश्क साली आ गई, तो नेचुरल डिजास्टर्स का हम उस तरह मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जिससे हम उनको ओवरकम कर सकें, जो भी हमारे इश्यूज हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें। पॉइंट नंबर 4 है inadequate irrigation facilities. In spite of the canal system in Pakistan, the sources of irrigation are inadequate. Water is wasted in fields. A large quantity of river water is lost in ocean, and there are no adequate measures to store this water. Excessive load shedding affect tube wells, and this is another setback for crops. जी, inadequate, enough irrigation facilities है हमारे यहाँ, तो सबसे मेन हमारे यहाँ वाटर इशू है। आपको पता ही है कि इंडिया के साथ हमारे वाटर इशू चल रहा है, और इंडिया ने पाकिस्तान के वाटर, जो रिवर वाटर है, उसको बंद किया हुआ है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के कैनाल सिस्टम वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ, अब भी डिस्टर्ब है कई एरियाज में। तो उसका क्या है कि उसके लिए हमने ट्यूबवेल्स किए, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमने यूज करना शुरू किया। अब अंडरग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहा है पाकिस्तान, तो अब वहां क्या इशू आ रहा है, वहां हमें इशू ये आ रहा है कि लोड शेडिंग, कि अब लाइट ही नहीं है, तो मशीन तो चलनी है ना किसी चीज पे, लाइट में चलेगी मोटर जो पानी को पंप करके ऊपर लाएगी। अच्छा, उसके बदले में आप अगर पेट्रोल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी, डीजल इंजन हम यूज करके हम ट्यूबवेल्स को यूज कर लेते हैं, तो पेट्रोल हमारे यहाँ पहले ही इतना महंगा है, और एक फार्मर जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। In Pakistan, the use of advanced seeds, chemical fertilizers and agricultural machinery is not very popular. Less attention is paid towards cultivating more and more crops on agricultural land. एग्रीकल्चरल लैंड, जो फर्टाइल लैंड होती है, अगर उसके ऊपर एक ही क्रॉप बार बार लगाया जाए, आप अगर पंजाब में या हमारे जो कल्टिवेबल एरियाज है वहाँ जाएं, तो आप देखते होंगे कि गांव में क्या करते हैं कि कुछ अरसे के लिए वो एक क्रॉप, फॉर एग्जांपल वहाँ उन्होंने वीट लगाई, गंदम लगाई, तो जब उसको कल्टीवेट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो उसके बाद जमीन के अंदर वो हल चला के उसको कुछ अर्से के लिए छोड़ देते हैं खाली, कि उसके अंदर जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें, बारिशें होती हैं, और वो सारा, फिर उसके बाद दोबारा से उसके अंदर हल चलाते हैं ट्रैक्टर से, और फिर उसको क्लीन करके फिर अगली कोई और फसल लगाते हैं, फिर दोबारा वीट, गंदम नहीं लगाई जाती, कोई और फसल लगाई जाती है। इससे फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो इफेक्ट नहीं होती और वो सही रहती है। अगर एक ही क्रॉप हम बार बार उस फसल ज़मीन के ऊपर लगाते रहेंगे, तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो कम हो जाएगी, वो फर्टाइल लैंड इतनी नहीं रहेगी जो पहले थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें हमारे फार्मर्स को, जैसे हम पिछले उसमें पॉइंट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके कि ये हमारे यहाँ इशू है, और यही कल्टीवेशन के इश्यूज में आगे पॉइंट नंबर 5 में भी आ गया। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गिविंग एग्रीकल्चर क्रेडिट, फार्मर्स टेक these loans from money lenders. The percentage of interest are huge. These people exploit the farmers and worry them. Obviously, अगर फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फार्मर क्या करेगा, वो लोन लेगा। गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स जो हैं वो जो दिए जाते हैं वो इतने नहीं होते, फिर वो उधार लेंगे, सूद पर कर्ज लेंगे, और इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट होती है फार्मर्स वो पे कर चुके होते हैं, उसे डबल ट्रिपल पे कर चुके होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो इस तरह जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो चीज़ वो जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। पॉइंट नंबर 7 क्या है जी, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कल्टिवेबल ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। Besides this, every year a lot of land falls victim to soil erosion. This decreases the fertile area. तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी ये भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है कि हमारे कल्टिवेबल लैंड को ख़राब कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे जो लैंड है कल्टिवेबल लैंड
उसकी जो फर्टिलिटी है उस पर इफेक्ट होता है सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग की वजह से, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और क्या है जी, सैलाब या फ्लड्स वगैरह आते हैं तो सॉइल इरोजन, ज़मीन का बह जाना, कि जो फर्टाइल लैंड होती है वो उस फ्लड के साथ बह जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं रहती। तो ये हमारे यहाँ एक मेजर इशू है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, लैक ऑफ एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। In our country, it is difficult to transport agricultural goods from villages to market due to underdevelopment means of transport. As farmers do not have access to markets, the middlemen do not give sufficient payment to farmers. This makes their financial condition poorer. जी, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है, जो इशू है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, कि फार्मर्स, उनके पास इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, उनके पास सोर्सेज ही नहीं है। तो मिडिल मैन जो थर्ड पार्टी उनको फार्मर से लेकर मार्केट्स तक लेकर जा रहे हैं सामान, तो वो इतने कम पैसे देते हैं फार्मर्स को कि जिसकी वजह से फार्मर्स का गुजारा नहीं होता। और ये क्यों है जी, कि इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स जो चीज़ें हैं, लाइक रोड्स सबसे पहले हमें चाहिए, रोड्स ही नहीं है गांव में, कच्चे रोड्स हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं आती, अगर गाड़ी है तो ट्रक्स वगैरह पे आएगा ऑब्वियसली, तो वो इतना महंगा होता है कि वो एक फार्मर परचेज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो रेंट पे जाएगा, ठेके करेगा, यही होगा। अब लेबर भी उसको देनी है, उसको लोडिंग अनलोडिंग का भी जो है वो खर्चा है, तो वो क्या करते हैं कि वो पूरा एक किसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि ठेके पे दे देते हैं। तो अब वो बंदा थर्ड पर्सन वो उसको काट लेके जाएगा, मार्केट में ज्यादा रेट पे बेचेगा। मेहनत किसने की, फार्मर ने, उसको उतना फायदा नहीं हो रहा। उस वजह से हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चीजें हैं उनके रेट्स हाई हो जाते हैं और वो बहुत महंगे हमारे यहाँ जो मिल रही होती है। हालांकि हमारे यहाँ खुद जो है वो प्रोडक्शन हो रही है इन चीज़ों की, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है। प्लांट डिजीजेज हैं, प्लांट डिजीज लाइक प्लांट्स kills plants or make them weak. According to an estimate, this lessens crop productivity by 25%. प्लांट डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे कि पिछले दिनों वो टिड्डी का हमला था और उसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्टर्ब किया, उनको ख़राब किया। 25% हमारी एनुअली जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स में से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो ख़राब होती है ड्यू टू डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। पॉइंट नंबर 10, backwardness of farmers. Illiteracy is a major reason for the backwardness of farmers. This makes the farmers unable to learn new methods or plan for better production. वही बात, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आगे क्या, बैकवर्डनेस ही है, और वो फार्मर्स इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, नॉलेज नहीं है उनके पास इतना, तो उसकी वजह से क्या है कि वो न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी सीख ही नहीं सकते। एज कम्पेयर टू यूरोप आप देखें तो उनके यहाँ फार्मर्स जो है वो बाकायदा एक, आप उनको, गवर्नमेंट उनको बैक कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, पढ़े लिखे हैं वो, बाकायदा वो रिसर्च कर कर जो है वो इस फील्ड में आते हैं। तो क्या होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि वो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और उनके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इस वजह से ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि फार्मर्स वो पढ़े लिखे नहीं हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना आता ही नहीं है, तो वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो पुराने हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना वो नहीं जानते। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड, द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर मच लेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल गुड्स। फार्मर्स प्रेफर अदर प्रोफेशंस एंड बिजनेस रादर देन फार्मिंग, दिस अफेक्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो चीज़ें हैं, उनकी गुड्स हैं, उनकी प्राइस इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्री की चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन हमारे यहाँ, उनके प्राइस हमारे यहाँ अच्छे हैं। तो क्या होता है कि जी फार्मर्स, उनकी कोशिश होती है कि वो बिजनेस कर लें, इंडस्ट्रीज में चले जाएं, कुछ और काम कर लें, लेकिन फार्मिंग ना करें। क्यों? उनको इसमें इनकम कम नज़र आती है। अब क्लास में हम ये बात करें, हमारे यहाँ आप एक सर्वे कर लें
कि कितने लोग हैं जो कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो शायद लाखों में से कोई एक हो या करोड़ों में से कोई एक स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ जाना चाह रहा हो, बाकायदा रिसर्च करके और इस तरफ आना चाह रहा हो। रीज़न क्या है कि आगे स्कोप ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही और बच्चे जो है वो इस फील्ड की तरफ आने के लिए स्टूडेंट्स हमारे रेडी ही नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, और 11 हेडिंग्स ये हमने देखी जो कि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में उससे रिलेटेड है। मैं आगे से हट जाता हूँ, आप इसमें से पॉइंट्स ये नोट करना चाहते हैं देख भी लें। इनको कॉपी पे आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, नीट कॉपी पे बाकायदा जिस तरह आप काम करते हैं। हेडिंग्स आपने उस तरह, मैंने हेडिंग्स ब्लू में दी हैं, आप ब्लैक में दे देंगे, और जो ब्लैक में लिखा है वो आप ब्लू से लिख लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।